हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 17 अगस्त 2022 और 17 अगस्त 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एसबीआई किस देश में भारतीय वीजा केंद्र है वो चलाएगा। तो आंसर दोस्तों ये बांग्लादेश में चलाया जा रहा है। जो भारतीय स्टेट बैंक है एसबीआई, इन 2 और वर्षों के लिए जो बांग्लादेश है उसमें भारतीय वीजा आवेदन केंद्र है जिसको IVAC उसका प्रबंधन है वो करेगा। और संचालन को 2 और वर्षों के लिए विस्तारित करने के लिए एक समझौता है वो किया है एसबीआई और ढाका में। जो भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के बीच ये समझौता वो हुआ है। और IVSC है वो जल्द ही कुछ अतिरिक्त जो सेवाएं वो भी शुरू करेगा। अब ये जो भारतीय वीजा केंद्र है जो वर्तमान में एसबीआई है वो बांग्लादेश में 15 केंद्रों का संचालन करता है और दैनिक आधार पर औसतन 5,500 से अधिक जो वीजा आवेदन निपटाए वो जाते हैं। जिसमें वर्ष 2019 में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में 16 लाख से भी अधिक वीजा है वो जारी वो किए थे। और ढाका में जो जमुना फ्यूचर पार्क है उसमें IVAC केंद्र है वो 2018 में खोला गया था। और ये सबसे बड़ा भारतीय वीजा आवेदन केंद्र है और पहला IVAC एसबीआई के द्वारा 2005 में ढाका में शुरू किया गया था। और 2020 और 21 में कोविड-19 की महामारी के कारण जो रुकावटों के बाद भारतीय उच्चायोग का वीजा संचालन है वो पूरी क्षमता से चल रहा है जिसमें विभिन्न श्रेणियों में वीजा आवेदकों को इसमें शामिल किया गया जिनमें आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिकता के आधार पर यह शामिल है किया गया है। अब भारतीय स्टेट बैंक है तो इसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में दिनेश कुमार खारा। और भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अब बांग्लादेश है तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और बांग्लादेश की जो दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। और बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका। और बांग्लादेश है तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और अध्यक्ष हैं शिरीन शर्मिन चौधरी। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है टाका बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सी जो संस्था वो भारत में जो डिजिटल उधार गतिविधियों को नियंत्रित है वो करती है। तो आंसर है दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है। आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल उधार गतिविधियां हैं ये नियंत्रित है वो किया जाता है जिसमें ये नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए इसमें अभी हाल ही में गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। और आरबीआई ने ये निर्देश भी दिया है कि उधार देने का जो व्यवसाय है वो केवल केंद्रीय बैंक के द्वारा विनियमित जो संस्थाएं या कानून के तहत अनुमत संस्थाओं के द्वारा ये किया जा सकता है। और इसे डिजिटल उधार विधियों के माध्यम से जो क्रेडिट डिलीवरी से संबंधित चिंताओं को कम करने के प्रयास में ये जारी है वो किया गया है। अब जो आरबीआई है तो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और आरबीआई की स्थापना वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि सब्जी खाद्य तेल के दाम कम होने से जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत वो रही है। तो आंसर दोस्तों ये 6.71% रही है। जो सब्जी खाद्य तेल जैसे खाद्य पदार्थ हैं उनको उत्पादों के सस्ता होने से जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो जुलाई में नरम होकर अब 6.71% पर आ गई है। और ये अभी भी जो आरबीआई के संतोषजनक स्तर से उच्च सीमा वो 6% से ऊपर है। और सब्जी और खाद्य तेल तथा अन्य जो दामों में गिरावट आने से बावजूद भी जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो उच्च स्तर पर बनी हुई है। ये जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो लगातार 7वां महीना है जब खुदरा मुद्रास्फीति 6% से ऊपर। और रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति के 2% घटबढ़ के साथ 4% पर बरकरार रखने की जिम्मेदारी वो मिली हुई है। और जुलाई में खुदरा जो महंगाई है उसमें नरमी आने का मुख्य कारण ये है
कि सब्जी खाद्य तेल के दामों में कमी हुई है, जिसमें ईंधन और बिजली के संदर्भ में भी कीमतें वो ऊंची बनी हुई है। और केंद्रीय बैंक ने लगातार 3 बार जो नीतिगत रेपो दर है वो रेपो दर में वृद्धि की है और फिलहाल यह 5.4% पर पहुंच चुकी है। और सब्जी और खाद्य जो तेल है वसा गुण खंड में जो मुद्रास्फीति है वो जुलाई में नरम होकर क्रमशः 10.90% और 7.52% रही है। और जून महीने में यह क्रमशः 17.37% और 9.36% वो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि वर्ष के किस दिन को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने के रूप में समर्पित है वो किया गया है। तो आंसर दोस्तों ये 12 अगस्त को जो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है वह हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिन का मनाने का उद्देश्य ये है कि देश के युवाओं की जो आवाज और उनके कामकाज और उनके द्वारा किए गए जो आविष्कार को देश दुनिया तक पहुंचाना और युवाओं की जो समस्या है उसको एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग तक है वो पहुंचाना। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम रखी गई है जो संयुक्त राष्ट्र हर साल एक थीम तय करता है जो सभी व्यावसायिक समुदाय और नागरिकों के लिए प्रण की गई है। और 2022 की जो थीम है वो है इंटीग्रेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एज। इस थीम के तहत ये मनाया जा रहा है। अब अगस्त महीना है तो अगस्त महीने से संबंधित इंपॉर्टेंट दिवस है वो और मनाए जाते हैं। जैसे 2 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में, और 3 अगस्त को नाइजर का स्वतंत्रता दिवस, और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस देश ने उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी है वो की है। तो आंसर दोस्तों मलेशिया के द्वारा की गई है। जो मलेशिया वो उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का मेजबान रहा है। और इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना है आईएएफ भारतीय वायुसेना उसकी एक टुकड़ी भी भाग ले रही है। और यह 4 दिन तक चलने वाला अभ्यास है जिसमें दोनों वायुसेनाओं के बीच में विभिन्न हवाई युद्ध वो शामिल है। और पहला ऐसा द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है वह सन 2018 में आयोजित वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि जुलाई 2022 में दर्ज जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है सीपीआई ये आधारित मुद्रास्फीति वो कितनी है। तो आंसर दोस्तों 6.71%। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा आंकड़े जारी किए गए थे उस आंकड़े के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस पर आधारित जो मुद्रास्फीति है वो जुलाई में मामूली रूप से कम होकर अब 6.71% वो पर आ गई जो पिछले महीने में 7.01% पे थी। और औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक देखे तो ये जून में 12.3% बढ़ा है जो मई में 19.6% वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना वो शुरुआत की है। तो आंसर दोस्तों ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जो एसबीआई उसके द्वारा ये शुरुआत की गई है। जो एसबीआई इन्होंने उत्सव जमा योजना नामक का एक अनूठा सावधि जमा कार्यक्रम है वो शुरू किया है। और इस सावधि जमा योजना में उच्च ब्याज दरें हैं और ये केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और ये कार्यक्रम है वो देश की आजादी के जो 76वें वर्ष के अवसर पर पेश किया गया है जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है। और ये जो योजना है जो एसबीआई व 1000 दिनों के कार्यकाल के साथ सावधि जमा पर 6.10% की ब्याज दर पेशकश कर रहा है। और वरिष्ठ नागरिक का वो नियमित दर से अधिक 0.50% की अतिरिक्त ब्याज दर प्राप्त करने के पात्र वो होंगे। और ये दर है वो 15 अगस्त 2022 से प्रभावी है। और ये योजना 75 दिनों की अवधि के लिए वैलिड भी है। और 2 करोड़ रुपए के तहत जो सावधि जमा पर ब्याज दरों में एसबीआई में वृद्धि की गई और एसबीआई है उन्होंने 13 अगस्त 2022 को नई ब्याज दरों की घोषणा की। और समायोजन के परिणाम स्वरूप बैंक ने विभिन्न अवधियों के लिए जो ब्याज दरों में 15 जो बीपीएस की वृद्धि है वो भी की है। और एसबीआई ने जो 180 दिन से 210 दिनों में मैच्योर होने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर है वो 4.40% से बढ़ाकर 4.55% वो कर दी है। और एसबीआई ने 1 साल से 2 साल
से कम की जो मैच्योरिटी वाली सावधि जमा है उसके लिए ब्याज दरों को 5.30% से बढ़ाकर अब 5.45% कर दिया है। और एसबीआई ने 5 साल और 10 साल तक मैच्योर होने वाली जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उस पर ब्याज दर वो 5.50% फीसदी से बढ़ाकर अब 5.65% है वो कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जो अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व है जिसे हाल में अधिसूचित वो किया गया है ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा जो केंद्र सरकार ने अगस्त्य मलाई में 1197.48 वर्ग किलोमीटर भूमि को हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के लिए जो तमिलनाडु वन विभाग है उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया है। और तमिलनाडु राज्य का 5वां हाथी रिजर्व है और कुल मिलाकर भारत में जो 31 हाथी रिजर्व है। और ये जो अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व है ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है और केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है जिसो और 3500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। और अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में 3536 वर्ग किलोमीटर में है और केरल में स्थित ये क्षेत्र फैला हुआ 1828 वर्ग किलोमीटर में है और तमिलनाडु में स्थित ये 1672.36 वर्ग किलोमीटर में है। और जीवमंडल उच्च पौधों की जो 2254 प्रजातियों का एक घेर है और इस क्षेत्र में लगभग 400 स्थानिक जो कार्य है वो वाले हैं। और अगस्त्य मलाई भारत में 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है और 9वां यूनेस्को नेटवर्क में भी शामिल है। और शोधकर्ता है इन्होंने नोट भी किया कि जो अगस्त्य मलाई है उससे लगभग 400 रेड लिस्टेड पौधे दर्ज किए गए हैं और रिजर्व में जो ऑर्किड की लगभग 125 प्रजातियां और दुर्लभ और स्थानिक और खतरे वाले पौधों को भी दर्ज किया गया है जो 120 देशों में 669 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब तमिलनाडु राज्य है तो तमिलनाडु राज्य भारत का दक्षिणी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक और केरल है। और तमिलनाडु है तो प्रेजेंट टाइम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि। और तमिलनाडु में टोटल जिले हैं 38 और तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई। और तमिलनाडु की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय लगता है वो मद्रास उच्च न्यायालय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो डीएसटी स्टार्टअप उत्सव का आयोजन है वो किया है? तो आंसर दोस्तों ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इन्होंने डीएसटी स्टार्टअप उत्सव है इसका आयोजन किया और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है उसके अनुसार देखें तो वर्तमान में 105 यूनिकॉर्न है जिसमें से 49% स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 ये शुरू की है? तो आंसर दोस्तों ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय इनके द्वारा शुरू की गई है। जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्होंने भारत सरकार ने स्माइल 75 है जिसकी फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर ए लिवहुड एंड इंटरप्राइज, इसके तहत जो ये पहला वो शुरू की गई है। और मंत्रालय ने भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जो 75 नगर निगम है उनकी पहचान की है। और मंत्रालय ने स्माइल परियोजना के लिए जो सन 2025-26 बजट है वर्ष है उसके तहत कुल 100 करोड़ रुपए का बजट है वो आवंटित भी किया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाने के लिए समर्पित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारत में किस दिन को हर साल भाला फेंक दिवस के रूप में मान्यता है वो दिया गया या मनाया जाता है? तो इसका आंसर था दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी 7 अगस्त को मनाया जाता है। जो 7 अगस्त को दूसरा भाला फेंक दिवस है वो मनाया और ये दिन है वो पहली बार 2021 में जेवलिन थ्रोवर जो नीरज चोपड़ा है उनके सम्मान में मनाया गया था जिन्होंने टोक्यो में एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल है वो जीता था। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।